हम लोगों ने 3.10.1 उसके अंदर हम लोगों ने ये देखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट यानी कि एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, यानी आरटी देखे थे अपने, एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, स्मॉल है ये, ठीक है, या फिर वो ट्रांसमिट करता है। समझ में आ गया? अगर वो पूरी तरह से ट्रांसमिट कर रहा है, समझ में आया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डायएथरमेनस सब्सटेंस बोलेंगे। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी है और रिफ्लेक्शन भी है लेकिन ट्रांसमिशन ज़ीरो है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या ये एथरमेनस, यानी कि वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एथरमेनस सब्सटेंस बोलेंगे। समझ में आया? ये हम लोगों ने दो देखे थे, ये एक था, ये दो था। फिर तीसरा हम लोगों ने देखे थे कि वो सिर्फ कोई चीज़ को लेगा ही नहीं, सीधा रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो वाला जो है उसका कोई नाम नहीं दिए थे अपन ने, ठीक है, वो ओपेक होता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है, लास्ट वाला जो होता है वो है क्या? A इज इक्वल टू 1, एब्जॉर्प्शन विल बी ऑलमोस्ट टोटल। आपकी बुक में 97% बोला है, कुछ कुछ बुक में 98 एंड अबव भी बोला है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पड़ने वाली लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट, पड़ने वाली लाइट जो आ रही है वो सारा कलर यानी विबग्योर, YOR ना, विबग्योर ना, यही स्पेलिंग है ना, ठीक है, विबग्योर, सारा ये वाला जो है ये अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो समझ जाना उसे कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट, वहाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इन नेचर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल, या ये नहीं हो सकता, मतलब तो अप्रॉक्सीमेटली 97% तक तो भी, या 98% तो भी, खाओ 98% तक तो भी जो है ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, लैम्प ब्लैक करके है वो, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा। तो लोगों को समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ का कलर अगर आपको काला महसूस हो रहा है, समझ जाना कि वो सारी, उस पर पड़ने वाली सारी लाइट के जितने भी विबग्योर वाले कलर्स हैं वो सारा वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको कोई भी कलर वाइट कलर दिखाई दे रहा है तो समझ जाना उस पर पड़ने वाले सारे विबग्योर ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहे, एक भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो याद रखो वाइट वाले कलर के लिए क्या होगा? नो एब्जॉर्प्शन, मतलब A इज इक्वल टू 0, तब जाकर ये वाइट कलर दिखेगा। एब्जॉर्प्शन विल बी 0, तब ये वाइट कलर दिखाई देगा। और ब्लैक कलर के लिए क्या रहेगा? हाँ, A इज इक्वल टू 1, समझ में आ गया? उसे कहेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन अपने इसमें नेचर में अवेलेबल नहीं है, 98-97% हो सकता है। इतना समझ गया आप लोगों को? ये बात याद रखना, A इज इक्वल टू 0 अगर रहा, ठीक है, सारे विबग्योर को वो एक्सेप्ट यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसे वो कलर हमारे आँखों में वाइट तरह मतलब अपीयर होगा। और जो सारा कलर मतलब विबग्योर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो ब्लैक कलर में अपीयर होगा। इतना समझा? अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है उसका ये बेस था, बल्कि मोस्ट ऑफ द पार्ट यही है जो मैंने अभी बोला, ठीक है। 3.11, ठीक है, पेज नंबर 66, 3.11 लेफ्ट हैंड साइड, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। ये कल का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया, 3.11, ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी करके है। याद रखो, फिर बोल रहा हूँ, कई बार बोला हूँ, इन नेचर परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ठीक है एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हम लोग देखने वाले फेरिस ब्लैक बॉडी जो एक्सपेरिमेंटली उसको बनाया गया है। अदरवाइज़ नेचर में ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, लेकिन 97-98% जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको मान लेते हैं कि भाई वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसी चीज़ है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अभी
इसका एग्जाम्पल क्या है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए? हमारे इसमें लैम्प ब्लैक। अब ये लैम्प ब्लैक क्या है? याद रखो, ये एक पाउडर है। ये क्या है? एक पाउडर है। इसको कोटिंग कर सकते हैं हम लोग किसी मटेरियल में मिक्स करके। ये 90% एंड अबव कार्बन ही कार्बन से बना रहता है, एकदम काला, जैसा वो मिस्री वगैरह करते हैं ना, वैसा काला, तो वो लैम्प ब्लैक होता है। और दूसरा जो होता है एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम को लेकर, ठीक है, उसको मिक्स करके यानी पीसते हैं तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, वो प्लेटिनम ब्लैक भी। यानी ये दो मटेरियल ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है, सॉरी हीट बोल रहा हूँ, लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल ऑफ ब्लैक कलर। समझ में आया? तो उनको यानी ये दो एग्जाम्पल लैम्प ब्लैक एंड प्लेटिनम ब्लैक बहुत करीब है ब्लैक बॉडी को रिजेंबल करने के लिए। समझ में आया? उनका एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, इसलिए ये दो एग्जाम्पल याद रखो, लैम्प ब्लैक और दूसरा होता है क्या? प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, अब ज़रा प्लीज़ सबका मेरे को यहाँ पर ध्यान चाहिए। अगर ये वाला अभी दो बॉडी रखा है आपके इसमें बुक में बोला है कि दो बॉडी है, एक को काला कलर का पेंट मारे, एक को कलर पेंट नहीं मारे बल्कि पॉलिश किए, वो दो बॉडी में हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए अकेला बैठ के समझने में बहुत टाइम लगेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ये समझ के आप लोगों को, ठीक है, लैम्प ब्लैक तो खैर एग्जाम्पल है और A = 1 रहेगा तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। हाँ, अभी ध्यान दीजिए, आप लोगों की बुक में एक चीज़ बोला है 3.11 में, उसने बोला है कि कंसिडर करो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको पॉलिश किया हुआ है। अब देखो, कोई भी चीज़ को पॉलिश करते हैं तो वो चमकता है। चमकता है मतलब शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है तो उसमें रिफ्लेक्शन ही होगा ज़्यादा, ये अंडरस्टूड है, तभी तो चीज़ चमकती है। लाइट टकरा कर वापस आती है तो चमकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी लग गई है तो लाइट जाती है मगर वापस नहीं आ सकती है जल्दी। समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा। तुम्हारी दोस्त नहीं आई ना? समझ में आ गया? इसमें क्या है, इसको ब्लैक कलर से क्या किया गया? पेंट किया गया। इसको क्या किया? ब्लैक कलर से पेंट किया गया। दो ऑब्जेक्ट लिए गए, दोनों भी अलग अलग कंडीशन में है। इसका कलर क्या है वो छोड़ दो, लेकिन इसको पेंट किया गया, पॉलिश किया गया। तुम लोगों को समझ में आया? तो ये चमकेगा और इसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया। ठीक है, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहला, दोनों का एरिया सेम है। एरिया सेम है मतलब जितना ये बड़ा है हर जगह से उतना ये भी बड़ा है हर जगह से। दोनों का क्या है? एरिया सेम है। समझ में आया? फिर दोनों का जो है टेम्परेचर सेम है, मतलब जितनी हीट यानी कि जितना भी टेम्परेचर इसका है यानी जितना टेम्परेचर उतना ही इसका भी है। समझ आया? जितनी हीट इसको मिल रही है उतनी हीट इसको भी मिल रही है, ऐसा समझो। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। और तीसरा, दोनों ओपेक है। ओपेक मतलब क्या? जो आर पार नहीं हो सकता, जिसके थ्रू नहीं देख सकते। समझ में आया? जैसे कि ये कपड़ा, ये ओपेक है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा, लेकिन ये डब्बे में से आप मुझे दिख रहे हो। अभी ये फिलहाल पॉलिश नहीं है तो ये ओपेक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। समझ में आया? ऐसी चीज़ जिसके थ्रू एंड थ्रू पास करके देख सकते हैं वो होता है क्या? ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से चीज़ें नहीं दिख पाती, हाथ हमारा ओपेक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके थ्रू नहीं देख सकते। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो ये इसमें से यानी कि इन शॉर्ट लाइट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ये कंफर्म हो गया। समझ में आया? तो यानी T विल बी 0, ये तो समझ में आ ही गया दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ओपेक है। समझ में आया? एक को शाइन करे, एक को ब्लैक कलर मारे, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का एरिया सेम। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। स्टार्ट। सबसे पहला, इस पे भी लाइट मारी गई, इस पे भी सेम वाली लाइट मारी गई, सेम लाइट मारी गई। ठीक है, अब क्या हुआ ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर एक चीज़ हुई है। स्टार्ट। यहाँ पर R स्मॉल रहेगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन मतलब क्या? लाइट टकरा कर वापस जाना, लाइट टकरा कर वापस जाना। रिफ्लेक्शन विल बी मोर या मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड है।
अगर ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा किया मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत कम किया होगा, बहुत कम, तो यानी कि मिनिमम। बोलो समझा? देखो ये स्टेप्स नहीं समझेंगे ना, लास्ट स्टेप बहुत गड़बड़ वाला है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए बोल रहा हूँ। पहले ये सिचुएशन के ऊपर ये बेस्ड है, सिचुएशन समझ गए? ये पॉलिश है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अब ब्लैक है तो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। ये क्या है? आर मैक्सिमम है, तो यहाँ क्या रहेगा? आर जो है मिनिमम रहेगा। क्यों मिनिमम रहेगा? क्योंकि ये काला कलर है, और काला कलर क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रहेगा। ये समझा? क्योंकि जब सब ले ही ले रहा है तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? करेगा मतलब बहुत कम करेगा। समझ में आया? 3% वापस करेगा। इतना समझा? ये वाला पार्ट समझा अभी आप लोगों को। अभी देखो क्या हो जाता है, ज़रा ध्यान से सुनो। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है? एमिशन करके एक वर्ड है, कुछ लोग इमिशन बोलते हैं, कुछ लोग एमिशन बोलते हैं। इट्स अप टू यू, हाउ डू यू प्रोनाउंस इमिशन। इमिशन इज नथिंग बट रेडिएट, रेडिएशन या रेडिएट करना, इमिशन। अब इमिशन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है, बस मुझे ये समझाना है। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो आपको अगला पॉइंट नहीं समझेगा। इमिशन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है। देखो ध्यान से सुनो, इमिशन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है। मोबाइल लेते हो, उसकी टॉर्च चालू करते हो, ये जो लाइट निकल रही है उसको बोलेंगे इमिशन। एमिट करना मतलब अपने अंदर से क्या है, रोशनी को बाहर निकालना, इसको एमिट करना बोलते हैं। तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन वो आपकी नहीं है, वो लाइट किसी ने आपको दिया, टकरा कर आपसे निकली, ऐसा लग रहा है आपसे निकली मगर आपकी नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग को समझ में आ रहा है? सूरज की लाइट जो है चांद से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा समझो, लेकिन सूरज एमिट करता है लाइट। अब समझो, तुम लोग को समझ में आ गया? पहला बोलो समझा कि नहीं? नहीं समझ रहा है? देखो ध्यान दिए होंगे तो समझा होगा। समझ रहा है ना? इजी है, इजी है। एमिट करना और रिफ्लेक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एमिट करना मतलब रेडिएट करना, रेडिएशन नहीं बोलेंगे, रेडिएट करना। हाथ हटाओ। एमिट करना मतलब रेडिएट। देखो ये नहीं समझेगा, लास्ट का नहीं समझेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या? लाइट आपकी नहीं है, किसी ने दिया था, टकरा कर जा रही है, ऐसा लग रहा है आप कर रहे हो, लेकिन वो है नहीं, वो रेडिएट नहीं हो रही है, वो एक्चुअली एमिट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एमिट एंड रेडिएट एक बात है, रिफ्लेक्शन एक अलग बात है। समझ में आ गया? अगर ये समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये समझे आप लोग? समझे? ठीक है। एमिशन और रेडिएशन या रेडिएट, रिफ्लेक्शन वगैरह। अब ज़रा ध्यान से देखो क्या हो जाता है। हर एक बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा भी हीटअप हो गई तो उसका शेप चेंज हो सकता है, अगर ज़्यादा ही कोल्ड वाली हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो हर कोई जितना लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ही लाइट रेडिएट करेगा, यानी कि हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। मैं लाइट की बात नहीं कर रहा। देखो जो भी लाइट मिल रही है वो कहीं ना कहीं, थोड़ा या ज़्यादा ही सही, आपको हीट एनर्जी भी दे रही है। जो भी लाइट आप पर पड़ रही है कहीं ना कहीं, थोड़ा या बहुत, आपको हीट एनर्जी भी दे रही है। आपने लाइट को एब्जॉर्ब किए मगर एमिट क्या करेंगे? हीट एनर्जी। आपके बुक में थर्मल एनर्जी करके लिखा है, थर्मल रेडिएशन करके लिखा है, थर्मल रेडिएशन, पेज नंबर 66 लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना गोल वाला, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाला, फेरिस ब्लैक बॉडी, उसके देखो लेफ्ट साइड में देखो ऐसा लिखा है, बट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन, दिख रहा है? थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन मतलब क्या? गर्मी, गर्मी। थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर या गर्मी। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं? मतलब समझ रहे हो कि कंफ्यूज हो रहे हो? लाइट टकराई यानी आपके पास आई, एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ। मैं रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा। लाइट आने से हल्की सी गर्मी भी आती है। जब गर्मी आती है तो बॉडी अपने
इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ लाइट रेडिएट करती है या एमिट करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तुम लोग बात समझो, समझ में आया? तो याद रखो, जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर है, यानी लाइट अगर आपने ज़्यादा एब्जॉर्ब की है तो आप उतना ही थर्मल एनर्जी रेडिएट करेंगे। थर्मल एनर्जी बोल रहा हूँ, लाइट नहीं बोल रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम है। तो इधर पे इमल्शन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। बोलो समझा? ये मेरे को समझाना था। तुम लोग को समझ में आया? एब्जॉर्प्शन जितना करेगा उतना ही ज़्यादा मतलब वो इमिशन करेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन तो हमारा मिनिमम है, तो क्या रहेगा? एमिशन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, क्योंकि उसने उतना ज़्यादा लिया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है तो इमिशन भी मैक्सिमम रहेगा। ये पॉइंट किसको नहीं समझा? वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट के लिए आसान हो जाएगा। समझा कि नहीं? इमिशन इज नॉट रिलेटेड टू लाइट, इट इज रिलेटेड टू थर्मल एनर्जी। इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी जो भी थोड़ी बहुत 0.1% ही सही, लेकिन लाइट पड़ने से आपकी बॉडी के अंदर हल्की सी टेम्परेचर की चेंजेस आ सकती है। लेकिन बॉडी, हर बॉडी, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, हर कोई अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो लेता है, जितना लेता है उतना देने की कोशिश करेगा। लाइट लिया है, वो लाइट बॉडी के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस कर रही है, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा एमिट करेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? एब्जॉर्ब कम किया तो एमिट कम किया। अरे बोलो समझा कि नहीं? ठीक है, एंड वाइस वर्सा बोला है। ठीक है, थोड़ा नीचे नीचे आ जाओ। देखो आप लोगों को एक लाइन मिलेगी, देयरफॉर गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड एमिटर एंड पुअर एब्जॉर्बर्स आर पुअर एमिटर। समझ में आया या नहीं आया? इसलिए बोला जा रहा है कि आपका जो भी थर्मास होता है, अलमास नहीं, थर्मास जो होता है, या फिर उसने बोला है क्या, वैक्यूम बॉटल्स करके है। वैक्यूम बॉटल्स मतलब क्या है? जैसे खुलती ना, टुप करके खुलती है, टुप करके। क्यों? क्योंकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इतनी एयर टाइट होती है कि वो वैक्यूम क्रिएट कर दिए। तो वो उसके अंदर क्या है, वो बोल रहा है क्या, एक जगह पर देखो क्या बोलते हैं इसका नाम, मतलब कि एक जगह पे पॉलिश जैसी जगह चीज़ होती है। तो यहाँ बोला है सिल्वरी, हाँ यहाँ पर बोला है दिस इज़ द रीज़न फॉर सिल्वरिंग द वॉल्स ऑफ वैक्यूम बॉटल। सिल्वरी क्यों बोला गया है? क्योंकि उसको पॉलिश करके रखते हैं। वो पॉलिश, सिल्वरी सरफेस जो है वो ज़्यादातर क्या करता है, चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर बिगड़ता नहीं है। तो अंदर की चीज़ अगर ठंडी है वो ठंडी रहेगी, अगर गर्म है तो गर्म रहेगी। बोलो समझ में आया? बस ये मुझे आपको समझाना था, बस ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। इतना समझा आप लोगों को? हाँ, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करो और ये पूरा पैराग्राफ और मुझे बोलो क्या नहीं समझा। हो सकता है एक दो वर्ड या पॉइंट में मिस आउट किया होगा, रोक दो ज़रा प्लीज़। Fine. Now we are about to start with the next topic, which has been given on page number 66, right hand side, 3.11.1. Fairies black body. फेरिस एपोस्ट्रोफी ऐसे मतलब समझ जाना कि ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इसने एक एक्सपेरिमेंटली एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश किया जिसमें नॉट अ सिंगल परसेंट ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। पूरी तरह से वो बॉडी के अंदर ही पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। हम लोग अभी तक अब बोल रहे थे कि नेचर में 97 तक 98% तक का एब्जॉर्ब करती है। ये ऐसी बॉडी बनाया जो 100% जो है सारी लाइट बोल रहा हूँ, हीट नहीं बोल रहा हूँ, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट बोला समझ जाना विबग्योर, लाइट बोला समझ जाना विबग्योर, विबग्योर के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में उसने ऐसी चीज़ बनाया जहाँ पर सच में A=1 है। ए मतलब एब्जॉर्प्शन, एटमॉस्फेयर नहीं, ए बोले तो एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूरा 100% है। समझ में आया? अब उनके इस मतलब डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। देखो इन्होंने क्या किए, एक ऐसा कुछ सर्कुलर ऐसा एक बनाए हैं,
मुझे तो लग रहा है मैं जी बना दिया, यस सी बना दिया। ठीक है, देखो ऐसा करके कुछ ऐसा गोल है उनका अपना, तो ऐसा बन गया। ठीक है, ये ऐसा समझ में आ गया। ठीक है, ये डबल लेयर है, ये डबल लेयर्ड है। ठीक है, बाहर जो है ये सिल्वर कलर से जो है इन्होंने इसको कोटिंग की है। देखो वहाँ पर कहीं लिखा है सिल्वर पॉलिश सरफेस, तो ये सिल्वरी कलर का जो है ये एक लेयर है। बीच में इवैक्यूएशन या इवैक्यूएशन कर, हाँ मतलब क्या, ये वर्ड को अंडरलाइन करो। चौथी लाइन में लिखा है आपके बुक में इवैक्यूएटेड, वैकेंट स्पेस लिख दो। इवैक्यूएटेड को अंडरलाइन करो, लिखो वैकेंट स्पेस, यानी खाली जगह रखा है उसने, स्पेस रखा है। शायद सिल्वरी में से कोई चीज़ अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो भी वो इस स्पेस के अंदर ही कहीं रह जाए, लेकिन वो अंदर तक का ना पहुंच पाए, ऐसा करके उन्होंने बनाया। ये सिल्वरी कोटिंग किया है। और अंदर वाली जो लेयर है, इसको जो है ब्लैक वाला पेंट किया है। इसको जो है देखो अंदर लिखा है क्या लिखा है, सरफेस विथ लैंप ब्लैक करके लिखा है। तो वो जो कार्बन वाला है ना, उसकी कोटिंग जो है उन्होंने अंदर बाजू ऐसा लगा दी। समझ में आ गया। और क्या किए यहाँ पर एग्जैक्टली इसको अपर्चर बोलेंगे या ओपनिंग बोलेंगे। इस ओपनिंग के एग्जैक्टली सामने, एग्जैक्टली 180 डिग्री पर इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ऐसा डिज़ाइन रखे। क्यों रखे वो बताता हूँ मैं। एक रेक्टेंगुलर शेप का ऐसा एक उन्होंने कुछ तो भी यानी बनाया ऐसा। ठीक है, अब क्या किए, बस इतना समझ गए आप लोग, समझ गए। ये डबल लेयर्ड है। ठीक है, बीच में स्पेस है, वो स्पेस खाली स्पेस है, इवैक्यूएटेड वाला स्पेस है। बाहर वाला सिल्वर है, अंदर वाला लैम्प ब्लैक से कोटेड है। ठीक है, एक अपर्चर है, पूरी तरह से बंद नहीं है, एक अपर्चर है, हल्का सा अपर्चर है, वेरी स्मॉल होल। एग्जैक्टली उसको 180 डिग्री के ऊपर एक क्या है ट्रायंगुलर शेप का कुछ तो भी यानी एक लगाया उसने। ठीक है, अब देखो क्या करता है। जैसा अब ये क्यों लगाया है मैं बताता हूँ। जैसा ही ये लाइट उन लोग इसके ऊपर मारेंगे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट मारेंगे क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। जैसा ये मारेंगे, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो चांसेस था कि ये लाइट टकरा कर उसी रेंज में वापस आ सकती थी। टू अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ये लगाया गया है अंदर ट्रायंगल। क्यों, देखो ये ऐसा आएगा, अब इसका एंगल कैसा है, तो ये इसको लाइट को नीचे भेजेगा। बोलो समझा कि नहीं। लाइट ऐसा आई और ये देखो ये एंगल यानी ये जो स्लोप है ये लाइट को टकरा कर नीचे फेंकेगा, लेकिन डायरेक्ट बाहर नहीं आने देगा, इसीलिए इसको यहाँ रखा है। टू अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं लाइट फ्रॉम द अपर्चर, इसीलिए ये लगाया गया। तुम लोग को समझा। अब क्या हो जाएगा, लाइट आएगी, टकराएगी, इधर आएगी। अब यहाँ से टकराएगी, हो सकता है इधर जाएगी, यहाँ से टकराएगी क्योंकि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इधर जाएगी, टकरा कर हो सकता है इधर जाएगी। इन शॉर्ट अंदर ही अंदर घूमते जाएगी। जब अंदर ही अंदर घूमते जाएगी और हर सरफेस अगर ब्लैक है तो हर ब्लैक उसको एब्जॉर्ब करेगा। इतना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि लाइट निकलने को बचेगी नहीं। और जब लाइट जब 1% बाहर नहीं निकल रही है तो समझ जाना इसको ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। और एकदम काला रहेगा, कवर के देता हूँ, समझ में, एकदम काला रहेगा ये। बोलो समझ में आया, इसको बोला गया परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अरे समझा कि नहीं, बस यही है, खत्म हो गया, बस यही है, एकदम इजी है। अगर ये आया एग्जाम में तो खुश हो जाना, उठ के थोड़ा नाच लेना, बहुत इजी है। और डायग्राम के बगैर अगर बनाएंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, बगैर डायग्राम के नहीं चलेगा। You have to, if your diagram supports your answer, you have to draw it, whether it is not asked in the question. ये याद करके रख लो, समझ में आ गया। अरे समझा कि नहीं, तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है, समझा? क्या हो गया, आँख में आंसू है, रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, इतना समझ गया आप लोगों को, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब ध्यान से सुनो, एक और आदमी, उसको भी पेट दुखा, उसका नाम है वेन, WIEN, वेन। लास्ट ये डायग्राम के जस्ट ऊपर तीसरी लाइन या चौथी। अब ध्यान से सुनिए, वेन करके WIEN, वेन करके दूसरा जो है साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किए, ऐसा वर्टिकल मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का ये बनाए, सेम ऐसा ही करे। सब कुछ यही था,
मतलब इसके अंदर भी डबल लेयर है, इसके अंदर भी इवैक्यूएशन है, इसके अंदर बाहर सिल्वर है, अंदर ब्लैक है, बस खाली ये वर्टिकल था। और इनका स्लिट ऐसा गोल था, इन्होंने क्या करे वो स्लिट को जो है थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा बड़ा रखे, हल्का सा मतलब वर्टिकल रखे, वर्टिकल, और बस यहाँ से लाइट मारे। और यहाँ पर उन केस में भी ये ऐसा था, ठीक है, वो टकराएगा, ऐसा था, ठीक है, वो लाइट टकराएंगी और अंदर ही अंदर घूमेंगी। बस उन्होंने खाली बोले कि इसके बाद इन्होंने भी एक ऐसा ट्राई किया, उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। अब नीचे जो है डायग्राम के नीचे अब ये क्या बोल रहा है, कैविटी रेडिएटर, ठीक है, सिमिलर वर्किंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग कैविटी रेडिएटर। देखो कैविटी रेडिएटर क्या है, मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि आप अपने घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और मैं इसका भी आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो, ये जो डायग्राम के नीचे है ना, उसको नाम क्या दिया गया है, कैविटी रेडिएटर, कैविटी रेडिएटर, एकदम सिंपल। आप है ना, आपके भी घर में कोई भी बॉक्स लो, जूते का बॉक्स ले लो, या ये कोई भी बॉक्स मिलता है ना, कोई भी बॉक्स मिलता है ना, वो बॉक्स ले लो, उसको पूरा बंद कर दो। अच्छा, अंदर का सरफेस वाइट रहने दो, मैं बोलता हूँ वाइट रहने दो, लैम्प ब्लैक अपने पास है नहीं, वाइट रहने दो, वाइट, और उसको बंद कर दो और हल्का सा होल करो और उसके अंदर से लाइट मारो आप, या लाइट नहीं मारो, उसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। मगर ऐसा होना चाहिए कि लाइट जो है रिफ्लेक्शन वाला, मतलब अंदर जाके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लाइट सीधी वापस नहीं आना चाहिए, तो आपको फिर वाइट ही दिखेगा। अगर आप ऐसा इंतज़ाम किए कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी भी वजह से बाहर आने के चांसेस नहीं है, आपको डब्बे के अंदर खुला खुला काला कलर दिखाई देगा, जिसको हम लोग अंधेरा बोलते हैं। वो अंधेरा नहीं है, एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती नहीं है, तो हमारा डब्बा खुद क्या बन जाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नहीं समझा, ये देखो साकिब को नहीं समझा। डब्बा लो, एक डब्बा, ठीक है, उसके अंदर का कलर कोई भी रहने दो, मैं बोलता हूँ वाइट रहने दो, क्योंकि ब्लैक का अपोजिट वाइट है, उसके अंदर हल्का सा एक होल कर दो, ठीक है, बस, और उसको कहीं पर भी उजाले के अंदर रख दो। आप उस होल में से कहीं से भी देखेंगे ना, तो आपको अंदर काला कलर दिखाई देगा, जिसको हम लोग अंधेरा बोलते हैं। एक्चुअली वो अंधेरा नहीं है, लाइट रिफ्लेक्ट इतनी हो रही है अंदर के अंदर कि वो बाहर नहीं आ पा रही है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि वो हमको इट अपीयर्स लाइक अ ब्लैक बॉडी। तो वो बॉक्स आपको अंदर का हिस्सा ब्लैक बॉडी की तरह अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि लाइट को बाहर आने का वो नहीं है इंतज़ाम। तुम लोग को समझ में आ रहा है? बस एक चीज़ चाहिए कि उसको रिफ्लेक्शन ऐसा मिलना चाहिए कि लाइट वापस नहीं आना चाहिए, तो ही वो काला दिखेगा। नहीं तो आप बोलिए सर ये क्या अंदर वाइट दिख रहा है, ऐसा नहीं, टॉर्च मारेंगे तो दिखेगा। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, बस ये हो गया। अब 3.12 जिसका नाम क्या है, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ऑफ हीट रेडिएशन। अगर टॉपिक पे गौर करेंगे, टॉपिक पे गौर करेंगे, लाइट नहीं लिखा है, हाँ क्या लिखा है, हीट लिखा है। इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, लाइट नहीं तो आप समझेंगे वाइट लाइट निकल रही है, ब्लू लाइट निकल रही, नहीं, हीट की बात हो रही है। हाँ, अभी उसको समझते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। इन 1792, ठीक है, प्रीवोस्ट, आगे कुछ और नाम है वो पढ़ने नहीं आ रहा समझ आया, प्यारी प्रीवोस्ट एनीवे, तो ये प्रीवोस्ट नाम का जो एक आदमी है, ठीक है, साइंटिस्ट है, इन्होंने ये थियरी निकाले। ये थियरी का नाम क्या है, थियरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट। क्वेश्चन आ सकता है, नाम नहीं देगा, ना ही तो ये पूछेगा, डायरेक्टली बोलेगा राइट अ नोट ऑन थियरी ऑफ क्या, ये हीट एक्सचेंज। अब देखो हीट एक्सचेंज के दौरान क्या क्या होता है और किस किस बेस पे ये हीट एक्सचेंज डिपेंड करता है, क्या मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या चेंजेस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ये थ्योरेटिकल पार्ट में समझना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन या राइट अबाउट या राइट अ नोट ऑन थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इन शॉर्ट, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हूँ, अगर ये दो वर्ड आपको अगर क्वेश्चन में दिख गए, आँख बंद करके वही लिखने का जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पॉइंट वाइज याद रखो, इंशाल्लाह आसान जाएगा।
पॉइंट वाइज याद रखो, आसान जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। देखो ये क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी, चाहे वो कोई भी मटेरियल का बना हो, प्लास्टिक का हो या लोखंड का हो या कोई भी हो, एनी ऑब्जेक्ट कितना, एट 0 डिग्री यानी 0 केल्विन, 0 केल्विन। अब केल्विन क्या है, ये भी एक यूनिट है फॉर द टेम्परेचर, समझ में आया। 0 केल्विन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, दो चीज़ करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है एंड एब्जॉर्प्शन भी करता है और क्या करता है, रेडिएट भी करता है, ठीक है, एंड रेडिएट भी करता है। अब याद रखो रेडिएट बोल रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा है, रेडिएट, और रेडिएट का दूसरा मतलब क्या है, इमिशन है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बस ये समझना आपको। अभी आरती ख़त्म हो गई, समझ में आया, लेकिन ए है उसमें का ए है, कुछ समझ में आया। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है या पड़ा है, कितना, 0 केल्विन डिग्री के ऊपर या 0 केल्विन टेम्परेचर पे, वो क्या करता है, अपने ऊपर गिरने वाली लाइट है या कुछ चीज़ है जो उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, मतलब जो भी टेम्परेचर उसके हीट उसके तरफ आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो उसको रेडिएट भी कर सकता है। बोलो समझा, वो उसको एब्जॉर्ब भी करेगा और उसको रेडिएट भी करेगा। अब ये एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पड़ा है एट 0 केल्विन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है, हीट अमाउंट यानी हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी, और एब्जॉर्ब भी कर रहा है आसपास का टेम्परेचर। समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये हम लोगों ने देखे थे 10th स्टैंडर्ड में, साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 में देखे थे हम लोगों ने, कि सपोज करो मान लो वो एक बॉक्स था, और इसमें एक हॉट ऑब्जेक्ट था, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट था, याद है कि ना, हीट एक्सचेंज वाला था। ये अगर सपोज करो 100 डिग्री का है और ये 20 डिग्री का है, तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कुछ देर के बाद कि ये जो है अपनी हीट इसको दे रहा है और कुछ, हाँ, ये अपने कोल्डनेस इसको दे रहा है, और बाद में कुछ देर के बाद पता चला कि दोनों का जो है 60 डिग्री हो चुका है। यानी कि ये हीट एक्सचेंज कब तक चलते रहेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो। समझ में आया, वही सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर दिया हुआ है, यही वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि 0 केल्विन के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं हीट एनर्जी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, सबसे पहले आप खुद बोलिए क्या है वो, उसका एरिया। एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, एरिया जितना कम उतना कम एब्जॉर्प्शन। थोड़ा जोर का, अरे कोई भी सरफेस है, देखो अभी ये डब्बा, तो ये इसका एरिया, एरिया ये भी आ जाएगा एरिया में। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। यानी वो पार्ट बॉडी का जो एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर को, उसको एरिया बोलेंगे। समझ में आ गया, तो वो हो जाएगा। दूसरा आता है क्या, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे, 2 बॉक्स, एक को पॉलिश किए और एक को ब्लैक किए। तो ब्लैक वाला क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा एमिट भी करेगा, बराबर है। लेकिन जिसको पॉलिश किए उसने एब्जॉर्ब कम किया, अगर एब्जॉर्ब कम किया तो वो एमिट कम करेगा, ये अपन ने बोले थे, याद है कि नहीं। तो इसलिए नेचर ऑफ सरफेस भी डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है उन लोगों का टेम्परेचर। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को 10th का बताया था, अगर बॉडी गर्म है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो वो अपनी टेम्परेचर बाहर देगा, वो लेगा नहीं, बाहर देगा। समझ में आ गया, तो वो बाहर दे रहा, लेगा लेकिन कम तादाद में लेगा, लेकिन देगा ज़्यादा। कब तक, जब तक ये बाजू वाला यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। समझ में आया। ये 3 फैक्टर्स है कि भाई कोई भी बॉडी हीट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगी। बोलो समझा। मैं फिर बोल रहा हूँ, हीट के बारे में है, लाइट के बारे में नहीं।
समझ में आया? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट समझ गए आप लोगों को? जो एरिया आप लिख नहीं रहे हो, ठीक है। अब तीसरा, हाँ ओके फाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट को ही उसने एक्सपांड किया या एलैबोरेट किया है। इसने बोला है जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा उसका रेडिएशन या फिर उसका इमल्सिव पावर जो है, इसका जो है रेडिएशन जो है वो हाई रेट पे रहेगा। मतलब क्या? वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने बॉडी से रेडिएट करके बाहर फेंकेगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है? इसी थर्ड पॉइंट को, यानी ये जो है फैक्टर्स में से जो थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर, इसी को इलेबोरेट किया है। क्या बोला है? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, वो ज़्यादा हाई रेट पर जो है अपना टेम्परेचर कम करेगा। मतलब क्या? हीट रेडिएट करेगा अपने अंदर से। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? वाइस वर्सा मतलब क्या बोला? अगर जितना वो कोल्ड है, यानी जिसका टेम्परेचर कम है, वो क्या करेगा? उतना कम रेडिएट करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? उसका उलट, उसका उलट। समझ में आ गया? तो वाइस वर्सा ये हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को समझ रहे हैं ना? देखो हम लोगों ने याद है ट्रांसलेशनल वो पढ़े थे, हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े थे। यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट देते हैं, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बस वो बोल रहा है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है या जिसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादा क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसके एटम्स या उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करने लगेंगे? अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करने लगेंगे। ऑसिलेट किसके लिए बोला जा रहा है? अगर वो सॉलिड सब्सटेंस है तो, और अगर वो गैशियस है तो फिर तो गपागप ऐसा घूमते रहेगा वो। समझ में आया? तो मॉलिक्यूल्स, समझ में आया? तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो लोगों को समझ में आ गया? ये चौथा पॉइंट हम लोगों ने लिखे। ठीक है, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा रहेगा या जिसने ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाया, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो एटम्स या मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अपने मेन पोजीशन से ऑसिलेट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट एक्सपांड होने लगेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक्सपांड होने लगेगा। बोलो इतना समझा? बस यही लिखा है उसके बारे में। हो गया। अब पांचवा, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल दिया आपने। अभी पांचवा, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़। कोई बॉडी, एकदम इजी है। कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसने ज़्यादा हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से अपने अंदर एब्जॉर्ब करी और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करी, तो ये गर्म होगी क्या ठंडी? बस यही है। समझ में आया? ये पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा है कि भाई एटमॉस्फेयर के साथ बॉडी हीट को कैसा एक्सचेंज करती है, अगर क्या करेगी तो बॉडी के साथ क्या होगा, वो सारी बातें चल रही है। तो वो एक ये भी पॉइंट बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने सराउंडिंग से ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, उसके मुकाबले कम हीट एनर्जी को वो क्या कर रही है, मतलब रेडिएट कर रही है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड वाइस वर्सा मतलब बोल देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने आसपास के सराउंडिंग में कम हीट रेडिएट कर रही है, हाँ ज़्यादा हीट रेडिएट कर रही है और कम हीट जो है मतलब एब्जॉर्ब कर रही है। समझ में आया? तो ये कोल्ड हो जाएगी, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है? जितना हीट रेडिएट कर रही है उतना ही एब्जॉर्ब कर रही है, तो समझ जाना वो विल बी एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया? उसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा ही नहीं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पे गैस लगा दिया हम लोगों ने, गैस जला, चाय बन रही है, उसके बाजू में मैंने स्टील का वो रख दिया, क्या, ग्लास रख दिया,
और एक जगह पर जो है क्या बोलते हैं इसका नाम, कांच का कोई एक चीज़ रख दिया और एक जगह पर जो है प्लास्टिक की कोई चीज़ रख दिया। देखो स्टील वाला ज़्यादा गर्म होगा, क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कम अपनी हीट दे रहा है बाहर, तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन कांच उसके मुकाबले कम होगी। तुम लोग को समझ में आ रहा है? मटेरियल टू मटेरियल ये डिपेंड करता है, यानी डिफ़र करता है। तो लोग इतना समझ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी ज़्यादा ले रहा है और हीट एनर्जी कम बाहर दे रहा है, तो ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने सराउंडिंग में कम हीट दे रहे हैं, हाँ कम ले रहे हैं और ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो वो ठंडे हो जाएंगे। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ना इक्वल देते हैं और इक्वल ही लेते हैं, तो उन लोग वो क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। यही चीज़ें उसने इसमें बोला है। बोलो समझा? इतना समझा कि नहीं? ठीक है, हो गया, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो पेज नंबर 67 पर राइट हैंड साइड पहला पैराग्राफ पे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई टी यानी गर्म टी है, ये आपकी बुक में ऐसा लिखा है टी, और ये टी जो है ये गर्म है एज कंपेयर टू, क्या लिखा है वो, रूम, टेम्परेचर ऑफ रूम। कुछ समझा? ये चाय गर्म है, ये सिंबल क्या बता रहा है, टेम्परेचर किसका ज़्यादा है। गर्म चाय का टेम्परेचर कभी भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा, तो इसके लिए उसको ऐसा सिंबलाइज्ड फॉर्म में बता रहा है। अब बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ आइस, अब ये तो कम रहेगा एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ रूम। अरे बराबर है कि नहीं, रूम। लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर सर्टन टाइम, वी डोंट नो, आधा घंटा 1 घंटा, डिपेंड करता है कितनी गर्म है क्या है, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होने वाले। और यही है हीट एक्सचेंज के बारे में कि याद रखो हीट जो है ट्रैवल करती है ज़्यादा, कहाँ से, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो इधर पर एक्सचेंज होगा इधर से इधर ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा हीट लेगा और कम देगा। समझ में आया? जिस वजह से ये जल्दी गर्म हो जाएगा और पिघल कर पानी बन जाएगा, और एक टाइम आएगा कि रूम टेम्परेचर की जितना इसका हो जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ पर उल्टा होएगा, ये गर्म है इसके लिए ये इसको देगा, ये देगा, मतलब क्या, इसकी हीट जो है आहिस्ते आहिस्ते फैलते जाएगी। अब पूरा रूम गर्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है, तो इसके लिए वो कहाँ डिस्पर्स हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि चाय और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? बस यही लिखा हुआ है आपके बुक में। इतना समझा? ये सारी थियोरी किसके बारे में है, हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज के बारे में किसने लिखा था, प्रीवोस्ट, हाँ ठीक है, प्रीवोस्ट ने लिखा था। उसने बोला था कि भाई एट 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसके ऊपर कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल किससे बनी हो, हर एक बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करती है एटमॉस्फेयर से, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, और वो हीट रेडिएट भी करती है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट हम लोग को बोल देना है। फैक्टर्स को किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, इसका एरिया क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर को पकड़कर ही आगे सारी बातें करेंगे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फास्ट रेट पे हीट रेडिएट करेगा, अगर वही अभी चाय वाला देखे थे जो, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो स्लो रेट पर जो है अपनी हीट, क्योंकि उसके पास हीट जल्दी होंगी नहीं आसपास, तो इसके लिए वो, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा किसी का, या किसी ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और वो अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आगे और क्या हम लोगों ने पढ़े कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में अपनी हीट दे रहा है और कम हीट ले रहा है, ज़्यादा हीट दे रहा है, तो ये ठंडा हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा हीट ले रहा है और कम हीट दे रहा है तो वो गर्म हो जाएगा। अगर वो जितना इक्वल का दे रहा है उतना इक्वल का वो ले रहा है, यानी जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर रहा है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और उसके बाद चाय वाला एग्जांपल दे दो, बर्फ़ वाला, ख़त्म। ये 5-6 पॉइंट में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं? अच्छा, अभी इसके बाद वाला जो टेम्परेचर, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर देखो क्या लिखा है, मैं वो समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद वाला जो टेम्परेचर है उसके बारे में तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, एकदम इजी। रूम टेम्परेचर से लेकर, रूम टेम्परेचर मतलब क्या,
अपने जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या इस रूम का टेम्परेचर है, वहाँ से लेकर तो अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री, 800 डिग्री बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है, चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती है, ठीक है। 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर याद रखो यहाँ पर क्या होता है, कहाँ गया, रेड है ना, रेड है, अरे यार ये यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने मेरी बुक में लिखा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए प्लीज़, ध्यान से सुनिए। कोई भी चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर से लेकर तो 800 डिग्री के बीच में जो है, उस टाइम पर जो भी चीज़ अगर जितनी भी गर्म होते जा रही है, उस टाइम पे हमको वो चीज़ कभी भी रेड कलर की ही दिखाई देंगी, रेड कलर की ही दिखाई देगी। कुछ समझ में आ रहा है? 0 बोल रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर से 800 डिग्री तक अगर आप कोई भी चीज़ को कितना भी हीट करो, आपको वो रेड कलर की ही दिखाई देगी। वो रेड कलर की क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इस रेंज में जो वेवलेंथ होता है हमारी आँखों को, वो रेड कलर का ही वेवलेंथ क्या होगा, विजिबल होगा। आप लोगों को पता है सूरज की रोशनी जो आती है, सूरज की रोशनी जो आती है, ठीक है, उसके अंदर 0 से लेकर कुछ मतलब 1000 तक का जो है नैनोमीटर की रेंज होती है, जिसमें से हमारी बॉडी कितना 400 to 7 या 800 नैनोमीटर के रेंज का ही देख सकती है। उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। नहीं, 780 या 800 तक का जो है नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला जो है हमारे लिए विजिबल है। इसके नीचे वाला वेवलेंथ हमको विजिबल नहीं है हमारी आंखों को, इसके ऊपर वाला भी हमारे को वेवलेंथ विजिबल नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर से 800 डिग्री के बीच में जो भी चीज़ अगर हीट एब्जॉर्ब कर करके इतनी गर्म हो जाए, जितनी भी गर्म होगी वो आपको एक ही कलर में दिखाई देगी, डेट विल बी मोस्टली अ रेड कलर, मोस्टली विल बी अ रेड कलर। अगर टेम्परेचर कम होते क्या तो अलग बात है, ठीक है, रेड कलर। क्यों? क्योंकि उस रेंज में रेड कलर की वेवलेंथ ही हमारी आंखों को विजिबल है। अब ये बोल रहा है अगर 800 से लेकर 3000 डिग्री तक का अगर करेंगे तो अब चीज़ें वाइट दिखाई देगी, क्योंकि उस हीट या उस टेम्परेचर के ऊपर वाइट कलर की जो वेवलेंथ है वो हमारी आंखों को विजिबल है। बस इसका कहने का मतलब ये है। कुछ समझा? रूम टेम्परेचर से लेकर तो 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी चीज़ गर्म होकर रेड होगी। क्यों रेड दिख रही है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ हम लोगों को विजिबल है। और 3000 तक का 8 से आगे अगर जाता है तो वाइट कलर का ही हम लोगों को ये रेंज दिखाई देगा। बोलो समझा? ठीक है, ओके। नाउ इसी के ऊपर पेज नंबर 67 के ऊपर राइट हैंड साइड कुछ चीज़ें दिया हुआ है। क्या? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो याद रखो, रेडिएटेड हीट जो बॉडी रेडिएट करती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? कौन से क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करती है? वो क्राइटेरिया हम लोगों को देखना है। समझ में आया? और वो क्राइटेरिया से एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा जो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? उसका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला है। तो सबसे पहला क्या है? बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला है, जिसको हम लोगों ने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा जो वैसा चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। दूसरा जो होता है ये क्या है? ये नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, पॉलिश है या नहीं। तो दूसरा क्या है? नटूरे, नेचर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का नेचर क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तीसरा जो होता है, देखो ये हीट रेडिएट कर रहा है मतलब बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। तो सरफेस एरिया जिसको आपके बुक में कैपिटल A से बोला है, ठीक है। फिर चौथा, कितनी देर रेडिएट कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ विच बॉडी एमिट्स, कितने देर के लिए, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका टाइम ड्यूरेशन, कितने देर के लिए ये वो रेडिएट कर रहा है, तो वो लिखेंगे ये। बोलो समझा? ठीक है। हीट जो रेडिएट कर रहा है उसको कैपिटल Q से ले रहे हैं।
मैं याद है आप लोगों को बोला था कि हीट को जो है कैपिटल क्यू से लेते हैं, तो हीट को जो है ये ऐसा बोला गया है। अब ठीक है, इतना समझा। कोई भी बॉडी अगर हीट रेडिएट करती है, ठीक है, तो उसको इमल्सिव पावर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इमल्सिव पावर। और उसका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूले के बेस पे उसका डेफिनेशन हम लोग वो देख सकते हैं। अब देखो क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिए। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, amount of heat radiated by body is directly proportional to the surface area। जितना ज़्यादा सरफेस है उतना ज़्यादा वो रेडिएट करेगा, बराबर है क्या नहीं? इसके बाद आता है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? बोलो, इसके टाइम का है। अरे बोलो सही है कि नहीं? जितना ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा उतना ज़्यादा हीट रेडिएट होगी, बराबर है। उस बेसिस पे ये इक्वेशन को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT। बोलो सही है कि नहीं? AT। अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर अगर इक्वल की साइन लाना है तो हमको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो आंसर बन जाता है रैट RAT, रैट। रैट मतलब क्या? यानी कि R इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट डाल दिए, रैट बन गया। अब देखो ये जो कांस्टेंट है इसको बोला गया है इमल्सिव पावर या रेडिएंट पावर, इस R को। अब ये R को क्या करेंगे? इसको इधर लेकर क्या करेंगे वाले में? Q को ऊपर लेंगे और ये A और ये T, A बड़ा है और ये T, बस। उफ, आज का ये हो गया। अब देखो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से सुनिए। इस बेसिस पे ये क्या है? ये जो R मिला है इसको बोलेंगे इमल्सिव पावर या रेडिएंट पावर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इमल्सिव पावर ऑफ अ बॉडी। फाइन एज, एक काम करो डेफिनेशन लिख दो ज़रा। इमल्सिव पावर और रेडिएंट पावर, इमल्सिव पावर और रेडिएंट पावर is the quantity of heat radiated, is the quantity of heat radiated per unit area, quantity of heat radiated per unit area per unit time, फुल स्टॉप। बोलो इतना समझा? ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 68 पर 3.12.1 कोएफिशिएंट ऑफ इमल्शन और इमल्सिविटी ये देखेंगे। विद दिस आई एंड अप विथ माय टुडेज लेक्चर।